हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके साथ साथ ही उसके उत्तर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों के अंत में अ आता है, क्या आता है? अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में अ आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक शब्द है राज। राज, ठीक है। राज में बताइए लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? बताइए, कमेंट कीजिए कि इसमें लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, इसको जब वर्ड विच्छेद करेंगे तो आधा र प्लस आ प्लस आधा ज प्लस अ, यह क्या है? इसका वर्ण विच्छेद है। इसमें लास्ट में हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है? आ वर्ण। क्या आ रहा है? आ नहीं, अ वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है? अ वर्ण आ रहा है। तो जहाँ पर अ वर्ण लास्ट में आता अंतिम में, तो उसे हम अकारांत कहते हैं। और यहीं मान लीजिए राजा कर दिया जाए। क्या कर दिया? राजा। तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा? आ आएगा। जब आ आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं इसको अगर राजू कर दिया जाए, इस मात्रा को हटाकर, तो क्या हो जाएगा? राजू में ऊ आ रहा है, तो अंत में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो ऊ को क्या उकारांत हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसके अंत में अ आता हो उसे अकारांत कहेंगे, जिसके अंत में आ आता है उसे आकारांत कहेंगे, जिसके अंत में ऊ आता है, ठीक है, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उकारांत कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अकारांत, उकारांत, उकारांत, ठीक है, अकारांत शब्द कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवाह वर्ण होते हैं कौन कौन से? अंग और अह, ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है इनकी संख्या 2 होती है। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग अह, ये होते हैं। चलिए, अगला बताइए। हंस में लगा चिन्ह कहलाता है। आपको बताना है कि जो हंस में ऊपर चिन्ह लगा हुआ है इस तरह का, इस चिन्ह का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे चंद, चंद, ठीक है, चंद में ऊपर क्या है? बिंदी जो है, इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। मंद हो गया, गंध हो गया, इस तरह से कोई भी बिंदी जो ऊपर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला बताइए। इस प्रश्न का चौथा क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। देखिए, चाँद। चाँद जो शब्द लिखा गया है, इस शब्द में ऊपर इस तरह का जो चिन्ह लगा गया है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, अधिकांश लोग इसे क्या कहते हैं? चंद्रबिंदी कहते हैं, लेकिन वह क्या है? इसका शुद्ध उच्चारण नहीं है। इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इस चंद्रबिंदी का असली नाम क्या है? अनुनासिक कहा जाता है। किसी भी वर्ण या व्यंजन के ऊपर इस तरह से चंद्रबिंदी के रूप में लगाया जाता है। वहीं आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर किसी भी वर्ण पर ऊपर ए का मात्रा हो तो वहाँ हम इस तरह से चंद्रबिंदी का प्रयोग न करके सिर्फ बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इसको भी अनुनासिक ही कहेंगे, न कि अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ए का मात्रा हो ऊपर, या ओ का मात्रा हो, या अ का मात्रा हो, या क्या हो? अय का मात्रा हो, इन सभी जो ऊपर की मात्रा होती है इस पर जब चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं तो उस पर सिर्फ हम क्या है? बिंदी भर का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसे भी हम अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। चलिए, अगला बताइए।
भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होता है। यहीं आपसे अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे मौखिक इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बताइए कौन जानता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या? सार्थक इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या होगा? सार्थक इकाई होता है शब्द। क्या होता है? शब्द होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस सभी प्रश्नों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और परीक्षा में गलत करके आते हैं। आप लोगों का भी अगले बार जब प्रतियोगिता होगा तो उसमें आपका व्याकरण का भी कराया जाएगा, जिसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए और उसे समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको वह चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, ध्वनि क्या होता है? मौखिक इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है? शब्द होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। कुछ न कुछ नया जरूर आप सीखते रहेंगे अगर आप रोज़ाना वीडियो को देखते हैं। इससे संबंधित बहुत सा वीडियो भी डाला गया है, जिसे आप रोज़ाना कंटिन्यू एक एक करके देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अब आपको बताना है कि जिन शब्दों में किसी प्रकार की, यानी जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार से विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम मिस होता है वो शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि दूध का तत्सम शब्द क्या होगा। कमेंट करके बताइए। जो भी वीडियो को देखेंगे वह कमेंट करके बताएं कि दूध का तत्सम शब्द क्या होता है। चलिए अगला बताइए, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो कार्य का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो कार्य के बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे पढ़ना, क्या है? पढ़ना आपका क्या है? एक क्रिया है। क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। लिखना क्या? एक क्रिया है। लिखना एक क्रिया है। जब पढ़ना हम शब्द देख रहे हैं तो इस शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है? कोई कार्य हो रहा है। जैसे इसमें क्या हो रहा है? इस शब्द में पढ़ने का कार्य हो रहा है, लिखना में लिखने का कार्य हो रहा है, हंसना में हंसने का कार्य हो रहा है। इस तरह से ऐसे शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, ऐसे शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बताइए कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आपको बताना है कि भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिससे शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना आता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हमें क्या, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने आता है। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से ना ही बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। इसलिए व्याकरण का ही बहुत महत्व होता है। अगला देखिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण होते हैं और वह जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे काली गाय, क्या? काली गाय। इसमें बताइए कौन सा विशेष है? अब बताइए काली गाय में कौन सा विशेष है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है तो गाय क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा।
काली, गाय कैसी है? काली है, यानी गाय की विशेषता क्या है? काली है वह। तो काली क्या होगा? इसका विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, और उसकी जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला बताइए इसमें प्रश्न नंबर 10, हिंदी में लिंग का निर्धारण किस से होता है? यानी हिंदी में जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वह किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है वह संज्ञा के द्वारा होता है। जैसे राम घर जाता है, जैसे मैं लिख दूं राम जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए राम के द्वारा हमें पता चल रहा है कि यह क्या है? पुल्लिंग है। अगर यहीं कह दिया जाए सीता जाती है, देखिए यहाँ क्या है? सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के आधार पर क्रिया में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जा रहा है। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। तो यहाँ राम संज्ञा है, सीता संज्ञा है, जिसके आधार पर लिंग में परिवर्तन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आपको बताना है संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आपको बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा धातु मूल धातु है, तो इसमें मूल धातु क्या होगा? पठ होगा। क्या होगा? पठ होगा। पठ इसका मूल धातु होगा, और ना क्या है? ना इसका प्रत्यय है। अगला बताइए, आपको बताना है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है। बताइए जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त उसे हम क्या कहते हैं? उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या कहलाती है? संश्लिष्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संश्लिष्ट कहलाती हैं। संश्लिष्ट का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपका एक शब्द दे रहा हूँ उस क्या है? उस आपका एक सर्वनाम है। अगर इसमें हम क्या जोड़ दें? का विभक्ति जोड़ दें, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? उस का। अगर इस तरह से अलग अलग हम लिख रहे हैं तो यह हमारा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। बल्कि इसमें सर्वनाम के साथ कोई भी अगर विभक्ति आ रहा है तो उसको हम आपस में जोड़ कर लिखेंगे। उसका कैसे लिखते हैं? आपस में जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। उसमें, अगर उस और में जोड़ रहे हैं विभक्ति तो क्या होगा? उसमें आपस में जोड़ कर लिखते हैं। तो कभी भी गलती मत कीजिएगा कि क्या है, सर्वनाम के साथ आपको विभक्तियों को जोड़कर ही लिखना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको बताना है कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? आप बताइए कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के कीरारेरी अधिकरण में मैं पर संबोधन हे भो हरे। ये कितने होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं, और 8 कारक के 8 कारक चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 7 ही कारक होते हैं, चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? 7 कारक होते हैं और 7 कारक चिन्ह होते हैं। उसमें कौन सा नहीं होता है? तो संबोधन को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, आपको बताना है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुल कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी बच्चे इसे नहीं समझ में आता है वह हमारे वीडियो को जाकर देखें। उसमें विस्तृत रूप से क्रमबद्ध रूप से व्याकरण को पढ़ाया गया है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं, अपना नोट्स भी तैयार
कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग होगा कि प्रविशेषण क्या होता है। जैसे मैं कह दूं कि राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ आप देखेंगे कि विशेष से क्या हो जाएगा, लड़का आपका विशेष से हो जाएगा। अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन राम कैसा अच्छा तो लड़का है, लेकिन अच्छे में भी बहुत अच्छा लड़का है। तो जो बहुत है यहाँ दर्शा रहा है, यह क्या होगा? इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रमिस दूसरा, विशेषण मिस विशेषता, यानी जिसमें दो विशेषण होते हैं उसी को प्रविशेषण कहते हैं। जो क्या विशेषण की विशेषता बता रहा है। वो अच्छा तो है, लेकिन अच्छा में भी क्या बहुत अच्छा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं राम अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन राम क्या बहुत अच्छा लड़का है, यानी अच्छे में अच्छा है, इसलिए यहाँ बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और अच्छा क्या है? आपका विशेषण हो जाएगा। और लड़का क्या है? विशेष हो जाएगा। ऐसे शब्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और उसे अपने याद रखना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग वीडियो को देखने के बाद भूल जाते हैं लाइक करना। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सभी लोग हर एक वीडियो को देखिए और उस देखने के बाद आप लोग अपनी हाजिरी बताइए कि मैंने इस वीडियो को देखा। कैसे? लाइक करके, ठीक है। और कुछ न कुछ आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करके बताएं कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उस चीज़ को आपको बताना है। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,